अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही संजीदा मामला है उर्दू और मराठी ज़ुबान। वैसे तो मराठी ज़ुबान के लिए यहाँ पर शुभम शेळके बैठे हुए, वो महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लीडर भी हैं, और हमारे यहाँ पर अहमद शरीफ भाई कर्नाटका उर्दू एकेडमी के मेंबर हैं, सहाफ़ी हैं, शायर हैं। लिहाजा आज चेन्नई से यश शिव कुमार लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के असिस्टेंट कमिश्नर आए थे, तो यहाँ पर उर्दू ज़ुबान को लेकर भी बातें हुई। सबसे पहले हम मराठी की तरफ बात करते हैं। सर, आप भी वहाँ पर थे, तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कमिश्नर यहाँ पर आ रहे हैं। ये माइनॉरिटी ज़ुबान, और एक बदकिस्मती से ये बात कहनी पड़ती है कि मराठी के लोग तो झगड़ते रहते हैं, वो अपनी तहरीक को चलाते रहते हैं। हमारे साथ अहमद शरीफ भी हैं, वो आज गए थे, उनसे बात की उन्होंने। हमारे यानी कि उर्दू बोलने वालों को उनकी ज़ुबान को लेकर ये माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया, अब ये मालूम ही नहीं कई सारे लोगों को। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि 15% तक आप पहुँच नहीं पा रहे, जबकि हमारी तादाद लाखों में है। मराठी स्कूलें तो है, ये उर्दू स्कूलों की तादाद भी बहुत बड़ी है। खैर, सबसे पहले हम शुभम शेळके की तरफ। शुभम शेळके साहब, आप गए थे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के, जो चेन्नई से आए थे, तो आप इस पर बोलिए कि मराठी ज़ुबान को लेकर क्या आपने क्या मुतालबे रखे और क्या फ़ैसला हुआ? देखिए, तो आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग सालों से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमिश्नर को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को यहाँ से कंप्लेंट भेजते रहते थे। उनके वहाँ से नोटिस जारी वो करते थे, कॉरपोरेशन कमिश्नर को करते थे, बेलगाम के जिलाधिकारी उनको करते थे, मगर उसके बाद कुछ नहीं होता था। तो हमने उनको आज क्या पूछा, हम आपको आज भी कंप्लेंट कर रहे हैं, जैसे इसके पहले भी की थी। अगर आप उनको आज कुछ गाइडलाइंस देंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या एक्शन लेंगे? क्योंकि अगर केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग कुछ बोल रहा है तो ये एक सेंट्रल एजेंसी है। एक संवैधानिक लोगों को, मतलब जो माइनॉरिटीज़ में रह रहे हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखना उनका काम है। उसके लिए वो गाइडलाइंस देंगे। मगर कर्नाटक राज्य में एक भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे? हमने ऐसा उनको सवाल पूछा, तो वो बोल रहे कि ये संवैधानिक मामला है, राज्य के सौहार्द का और सामंजस्य से उनको बोलने का मामला है। मगर मराठी में बोलते हैं हम, गेंड्याच्या कातडीचं सरकार, उस हिसाब का यहाँ पे कर्नाटक में चल रहा है। तो मराठी भाषा को लेकर हम पहले से ही झगड़ रहे हैं, मगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को बार बार कंप्लेंट करके यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक तो यहाँ के साइन बोर्ड्स देखिए, वो लोग 60% कन्नड़ बोर्ड्स चाहिए बोल के, एक तो इलीगली जैसे गुंडे जाके दुकानों पे हमला करते हैं, उस हिसाब से जाके वो साइन बोर्ड्स निकाल रहे हैं। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा, जिस हिसाब से वो लोग 60% कन्नड़ा बोर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो उनकी खुद भी जिम्मेदारी है। हम लोग यहाँ पे मेजॉरिटी में रहते हैं, फिर भी हम माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए झगड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो अगर 60% कन्नड़ हमको लगाना पड़ेगा, तो 40% अदर लैंग्वेजेस उनको भी लगानी पड़ेंगी ना। ये हमारा हक है। हम यहाँ पे एजुकेटेड होके भी अनएजुकेटेड के जैसा यहाँ पे हमको रहना पड़ रहा है। आज एक इंसिडेंट हुआ, जब हम सर्किट हाउस में असिस्टेंट कमिश्नर को मिलने गए, उन्होंने मेरे को बोला कि सूट नंबर 4 में हम रह रहे हैं। हमने ओल्ड बिल्डिंग में देखा, न्यू बिल्डिंग में देखा, 4 नंबर में शिव कुमार नहीं थे, सर नहीं थे। तो बहुत कन्फ्यूजन के बाद वो बोले कि 5 नंबर है। उनके साथ यहाँ का एक लोकल अथॉरिटी का कोई आदमी था, तो उनको खुद पता नहीं चल रहा है यहाँ के लोकल आदमी को कि 4 नंबर कौन सा है और 5 नंबर कौन सा है। ये हमारे साथ रोज़ होता है यहाँ पे। हमारा एजुकेशन मराठी में हुआ है। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको तो 0% मराठी छोड़ के दूसरी भाषा आती है। तो यहाँ पे जीना कैसा है? हमको हमारे बहुसंख्यक होकर अल्पसंख्यक के अधिकारों के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, और इस पर केंद्र सरकार चुप बैठी है। हर साल हम ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कंप्लेंट देते थे, और हर साल उनके पास से नोटिस आती थी, और यहाँ से कुछ ये कर्नाटक सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तो आज उनको हमने बोला है, आपके गाइडलाइंस के बाद अगर यहाँ से कुछ नहीं होता तो स्ट्रिक्ट एक्शन आप लेना चाहिए, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे, फिर हमारे ऊपर केसेस होंगे। महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं देने के
लिए भी मेरे ऊपर केसेस यहाँ पे बुक किया हुआ है। तो हमको इतने भी हमारे बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हो तो यहाँ पे जीने का क्या मतलब है? जी, बहुत बहुत शुभम शेखर साहब ने कई सारे बातें कही। सबसे हम शरीफ भाई की तरफ चलते हैं। शरीफ भाई, आप भी उस आज मौजूद थे और शिव कुमार जो माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक कमिश्नर मौजूद थे। ये तो खासकर उर्दू बोलने वालों के लिए एक बदकिस्मती का मामला है और इंतहाई शर्मनाक मामला है कि उर्दू ज़ुबान हिसाब में ही नहीं ली जा रही। उर्दू ज़ुबान को हिसाब में ही नहीं लिया जा रहा। एक तरफ मराठी तो लोग हैं, वो अपने झगड़ कर वो है अपने कुछ हुकूक हासिल करने की कोशिश, हमारे लोगों को मालूम ही नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे शुरुआत से? देखिए, आज मुझे कल शाम में फ़ोन आया जी, तो मुझे ये बताया गया कि कल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमिश्नर आ रहे हैं और आपको वहाँ पर आना है, इसलिए कि शायद उन्हें किसी ने बताया था कि मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से, और उन्होंने ये भी पूछा कि यहाँ और भी उर्दू के काम करने वाले कौन हैं, साथ में अगर हो सके तो लेकर आइए। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ये पता नहीं था कि दरअसल वहाँ होने क्या वाला है, इनका एजेंडा क्या है और किस मुद्दे पर वहाँ बात होगी, इसका कुछ इल्म नहीं था। मैंने हाँ कह दिया। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं आज सुबह बेलगाम पहुँचा, फिर उसके बाद 11 बजे का टाइम दिया गया था तो मैं वक्त मुकर्रर पर वहाँ पहुँचा। तो मैं मुश्ताक हुसैन फारूकी जो उर्दू के लिए हमारे साथ काम करते रहते हैं, तो उनको मैंने इत्तला दी थी, तो वो भी वहाँ पर पहुँचे। हम 2 लोग वहाँ पर थे, इसके अलावा और 2-4 लोग जिन्हें किसी हवाले से पता चला वो भी पहुँच गए। कुल 7-8 आदमी हम वहाँ पर बैठे थे। एक उर्दू का एक वफद था। हमने वहाँ देखा कि पहले से वहाँ बड़ी तादाद में मराठी ज़बान बोलने वाले लोग मौजूद थे, जिनके साथ हमारे डीसी मोहम्मद रोशन साहब भी थे और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमिश्नर आए थे उनके भी साथ वो भी बैठे हुए थे। इनकी अच्छी खासी चर्चा हो रही थी, बहस चल रही थी और मराठी ज़बान वाले अपने मुतालिबात पेश कर रहे थे, फिर उस पर वो जवाब सामने से आ रहे थे। हम उर्दू वाले बैठे हुए थे, तो हमें रोशन साहब ने ये कहा कि पहले हम मराठी ज़बान का मामला ख़त्म करके आपकी तरफ आते हैं। फिर वैसा हुआ। उनकी बात ख़त्म होने के बाद जब हमारे तक पहुँचे तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने अपनी शिकायत दर्ज की। शिकायत ये थी कि हमें जिस तरह से इनवाइट करना था, इनविटेशन देना था, उस तरह से हमें नहीं दिया गया। बेलगाम एक उर्दू का गहवारा माना जाता है। बेलगाम की ज़मीन जो है उर्दू के लिए संगलाक नहीं है, ज़रख़ेज़ ज़मीन के तौर पर देखा जाता है। शुमाली कर्नाटक में बेलगाम एक बहुत उर्दू के हवाले से जाना जाने वाला मशहूर शहर है। यहाँ पर कई अदीब, कई शोरा उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं। उसके बावजूद सिर्फ मुझे एक एकेडमी के मेंबर के ऐसे कॉल करके बुलाया गया, कोई इनविटेशन नहीं था, कोई एजेंडा मुझे बताया नहीं गया था, और उर्दू के दीगर यहाँ तक कि कब आने वाले थे ये भी नहीं बताया गया था। और उर्दू के मुझसे भी सीनियर लोग भी यहाँ थे, उन तक भी कोई दावतनामा या कोई उनको मदऊ नहीं किया गया था। ये मैंने शिकायत की कि जिस तरह से हमें बुलाना था नहीं बुलाया गया। जिस तरह मराठी ज़बान बोलने वालों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एक डेटा है, वो फिगर के साथ बात कर रहे हैं, वो परसेंटेज पर बात कर रहे हैं, उनके पास हिस्ट्री है। हमारे पास भी उर्दू ज़बान की तारीख है, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास भी दस्तावेज़ात थे, लेकिन आप अगर वक्त पहले ही बता देकर इत्तला देकर बुलाते तो सारी चीज़ें हम भी लेकर आते थे। तो फिर उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके मुतालिबात क्या है। मैंने कहा जो मराठी ज़बान वालों के मुतालिबात हैं वही उर्दू वालों के मुतालिबात हैं। वो जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकारी दफ्तरों में सिर्फ कन्नड़ ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है, तो साथ साथ में छोटा सा ही सही एक नाम या वो एक जो लिखना है तहरीर, वो मराठी को भी दी जाए। तो हम भी उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद है, तो हम भी यही मुतालबा करते हैं कि मराठी के नीचे एक उर्दू को भी हम जगह दी जाए बोर्ड्स में। फिर मैंने ये कहा कि हम बसीस का मुतालबा नहीं करते। जैसे मराठी ज़बान वालों ने कहा कि बसीस पर भी हमें मराठी लिखा हुए बोर्ड तख्तियाँ चाहिए, इसलिए कि हमारे लोगों को कन्नड़ पढ़ने नहीं आता, तो यहाँ से निपानी वगैरह इस तरफ के इलाकों की जो बात हुई, उन्होंने कहा। मैंने कहा हमें उतना नहीं है, हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, हमें सिर्फ सरकारी दफ्तरों में, और ख़ासकर मैंने कहा कि कॉरपोरेशन में सर्कुलेशन जो है उर्दू में कम से कम दिया जाना चाहिए, इसलिए कि 14 हमारे नुमाइंदे उर्दू ज़बान के 14 कॉरपोरेटर्स वहाँ ऐसी नुमाइंदगी पेश कर रहे हैं। तो मैंने ये मुतालबा उनके सामने रखा। फिर ऐसे कई सारी बातें होने के बाद हमारे डीसी जो मोहम्मद रोशन साहब हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि मराठी को माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक का दर्जा हासिल है, लेकिन उर्दू ज़बान को अभी तक वो दर्जा हासिल नहीं है। तो मैंने पूछा इसकी क्या वजह है सर, किस बेस पर आप ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि
में जो सेंसेक्स व जो मरदमशुमारी हुई थी उसके मुताबिक 15% से कम उर्दू बोलने वाले यहाँ थे, जिसके लिए जो है जिसको बेस बनाकर, जिस बुनियाद पर उर्दू को अब तक जो है यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। तो मैंने कहा कि 99 की रिपोर्ट है, उसके बाद आखिरी रिपोर्ट, आखिरी सेंसेक्स कब हुआ जी, तो उसमें और उन्होंने कहा कि 2004 में उसी को बुनियाद बनाकर 2004 की एक रिपोर्ट है जिसमें उर्दू बोलने वाले 15% से कम यहाँ पर देखे गए, जिसकी वजह से इसको माइनॉरिटी का दर्जा, माइनॉरिटी की ज़बान का दर्जा नहीं दिया गया। तो फिर अफसोस की बात है कि अब तक इतना बड़ा इलाका, डीसी रोशन साहब का कहना है कि मरदमशुमारी में, उस सेंसेक्स में ये होता है कि रूरल में जब जाकर आप पूछेंगे कि आप अपने घर में कौन सी ज़बान बोलते हैं, तो आमतौर पर वहाँ उर्दू नहीं बोली जाती। लेकिन ठीक है, रूरल की बात अपनी जगह। बेलगाम सिटी की बात करते हैं, साउथ और नॉर्थ में जितने भी मुसलमान हैं वो उनकी मदर लैंग्वेज, मदर टंग जो है वो उर्दू है। अब यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि डीसी साहब ने दोपहर में भी उन्होंने कहा कि आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। ठीक है, हम खुद भी मानते हैं उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, प्योर इंडियन लैंग्वेज है, वो यहीं पैदा हुई ज़बान है, आज दुनिया भर में मशहूर हुई अपनी जगह, लेकिन इंडियन लैंग्वेज है। लेकिन इंडियन लैंग्वेज होने के बावजूद कहीं ना कहीं इसे मादरी ज़बान के तौर पर मुसलमानों ने अपनाया है। जी बिल्कुल सही कहा। दीगर लोग भी इसमें बोलते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, गोपीचंद नारंग है, जगन्नाथ आज़ाद हैं, फिर ये प्रेमचंद जी हैं, ऐसे कई राइटर्स इसमें हैं उर्दू के, लेकिन उनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। हम जिस तरह से मुसलमानों की मादरी ज़बान है, तो इस बेस पर मैंने कहा कि बेलगाम में जितने फीसद आबादी है वो 100% मुसलमान उर्दू ही बोलने वाले हैं, तो इस बेस पर उर्दू को माइनॉरिटी की ज़बान का दर्जा दिया जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। इस बार जो सेंसेक्स हो रहा है, इस बार जो मरदमशुमारी हो रही है, अगर वहाँ आप सही तरीके से काम करके अपने घर में बोली जाने वाली ज़बान के कॉलम में उर्दू दर्ज करते हैं और ये तहरीक अगर आप चलाकर इसमें कामयाब होते हैं, उसका परसेंटेज अगर बढ़ता है, तो आने वाले दिनों में आपकी अक़लियती ज़बान का दर्जा हासिल हो सकता है। आपको कैसे लगता है कि क्योंकि 15% की जो बात कही जा रही है, मराठी को तो माइनॉरिटी लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है लेकिन उर्दू को नहीं मिला, जबकि उर्दू बोलने वाले बहुत ज़्यादा, बहुत ही अफसोस की बात है। और अफसोस की बात इसलिए भी है कि अब तक यहाँ के माइनॉरिटी विंग से, कांग्रेस से हो या जो भी हुकूमत यहाँ पर आती है, वो कांग्रेस, उनका जो है एक माइनॉरिटी विंग होता है, उनको भी इस बात की खबर नहीं है कि तुम्हारी ज़बान जिस पर तुम्हें नाज होना चाहिए, उस ज़बान को अब तक अक़लियती ज़बान का दर्जा नहीं मिला है। और ये अचानक से आज एक कमिश्नर आए, किसी न किसी हवाले से वो बात हमारे सामने आई, आने वाले दिनों में हम इस पर काम करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ बेलगाम ज़िले की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉस्पेट और दीगर कुछ ज़िलों को ही उर्दू अक़लियती ज़बान का दर्जा हासिल है, ऐसा नहीं है। जबकि आजकल हर इलाके में, हर ज़िले में, हर रियासत के हर ज़िले में बेहतरीन उर्दू बोलने वाले लोग इस वक्त हैं। आपको एक मिसाल दूँ मैं, अगर बेलगाम सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 45 उर्दू स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स और हाई स्कूल्स मिलाकर। एक एक तालुके में 3 या 4 उर्दू स्कूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। फिर करियों में अलग हैं, तो लगभग 200-250 उर्दू स्कूल्स हैं। और इसके अलावा अरेबिक मदारिस हैं जहाँ पर बाकायदा उर्दू बोली जाती है, उलमा हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ के टीचर्स हैं। तो इन सब को मिलाकर एक बड़ी आबादी उर्दू बोलने वाली है। इसके बावजूद इसे नज़रअंदाज करके ये कहा जा रहा है कि आप 15% से कम उर्दू बोलने वाले हैं, तो ये अफसोस है कि गलत रिपोर्ट पेश की जा रही है। और 99 और 2004 की रिपोर्ट के बेस पर अब 2025 तक मुसलमानों की जो मादरी ज़बान है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करके उसे जो इंसाफ मिलना चाहिए था उसको इंसाफ नहीं मिला। जिस तरह से जैसा 99 का हवाला उन्होंने दिया, 1999 का जो मरदमशुमारी की गई थी 15% से कम है जी, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। ये जो ईमानदारी से इसका सर्वे नहीं किया हुआ है, ये बात सच है। ये बात सच है जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप भी आए और शुभम सर के साथ साहब आप भी आए। आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये देखिए, अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या का अस्तित्व भारत में है, वो लोग हम उनको कंप्लेंट कर रहे हैं, वो लोग इंटीमेशन दे रहे हैं। अगर उनकी इंटीमेशन मानी नहीं जा रही तो उनको कंप्लेंट करके भी क्या मतलब, और इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का भी क्या मतलब? मतलब आप क्या लगता है कि ये आना महज एक ड्रामा? हाँ, देखिए, अभी जब 1-2 साल पहले ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का जो ऑफिस किला में था, बेलगाम के किले में था, तो वो चेन्नई में शिफ्ट हो गया।
वो चेन्नई से भी यहाँ पे आए हैं, इसलिए हम उनको अभी जाके मिल के ये सब निवेदन वगैरह दिया। इतने साल ये बेलगाम में ही था, बेलगाम में जाके हम वहाँ पे कंप्लेंट दे रहे थे, मगर उसका हमको यूज़ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और देखिए अभी उनको हमने कुछ हमारे प्रमुख मांगे उनको रखी है, तो वो सुनने के बाद हाईकोर्ट, कर्नाटका के हाईकोर्ट ने भी यहाँ पे हमारे बाजू से डिसीजन दिया था कि ये लोग 15% से ज़्यादा है ज़िले में, और ज़िला डिस्प्यूटेड नहीं है। खाली 865 गांव जो हमने मांगे हैं वो डिस्प्यूटेड है, और वो डिस्प्यूटेड एरिया में हम 60 से 70% है। तो इतना रह के भी अगर हमको हमारे अधिकार नहीं मिल रहे तो इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का कुछ मतलब नहीं है। अभी इस बार तो हम सब लोगों ने मिलकर उनको विनती किया है कि अगर कर्नाटक सरकार ने, तो ये बेलगाम का जो ऑफिशियल्स है उन्होंने उनके गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो सेंट्रल जो हमारे एजेंसीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक्ट ऑफ इंडिया है, उनके तरफ से कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेके केंद्र सरकार को कार्रवाई करने के लिए उनको बोलना चाहिए। और एक गुजारिश ये है कि इस वक्त अब जो हुआ सो हो गया है मामला, इस वक्त हम आपके चैनल के हवाले से ये आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस बार मरदमशुमारी का काम हो रहा है, मार्च एंडिंग में उसका काम हो सकता है। उर्दू स्कूलों का रोल है, बिल्कुल, वहाँ के असातिज़ा ही उसमें मुलविस हुआ करते हैं, उन्हीं के ज़रिए से काम लिया जाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जब ये आपके पास आएँ, आपके घर तक आएँ, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ जब ये पूछा जाए कि आपकी मादरी ज़बान या फिर आपके घरेलू ज़बान कौन सी है, तो वहाँ उर्दू लिखवाना ज़रूरी है। इसलिए कि हमारे लोग मराठी भी अच्छी बोलते हैं, कन्नड़ भी बोलते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन इनकी मादरी ज़बान उर्दू है, इसको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगा, जब हमने हमारी तकलीफ़ें उनको बताई तो उन्होंने बोला कि हम संवैधानिक गाइडलाइंस तक हम मर्यादित हैं। तो अगर संविधान का उनको कुछ भी वो, अगर उनको संविधान की रिस्पेक्ट है तो थोड़ा संविधान उनको कर्नाटक सरकार को भी सिखाना चाहिए। कर्नाटक सरकार को संविधान का स भी पता नहीं है, यहाँ पे वो राज्य का अलग झंडा लेके यहाँ पे घूम रहे हैं। तो थोड़ा संविधान केंद्र सरकार को और इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमिश्नर को थोड़ा संविधान इनको भी पढ़ाना चाहिए, इतनी मेरी उनको रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत उर्दू और मराठी को लेकर किस तरह से एक बात सामने आई है, और ख़ासकर मराठी के लिए तो एक अरसे से उनका तहरीक आंदोलन चल रहा है, लेकिन उर्दू के लिए एक बहुत ही एक अफसोसनाक पहलू कहा जा सकता है कि बहुत सारी बातें हमें ही मालूम नहीं है कि क्या माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या है, और अफसर आता है तो हम तो बताया भी नहीं जाता। इस तरह के कई सारे मामले, और जिस तरह से जैसा शरीफ भाई ने कहा कि उर्दू स्कूल के टीचर्स ही मैदान में जाकर मरदमशुमारी करते हैं, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि नाम जो है उर्दू को जहाँ लिखना है वो लिखे, क्योंकि वो न लिखने की वजह से इस तरह से मामला पेश आ रहे, ऐसा कहा जा सकता है। लिहाजा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेकर मराठी और उर्दू दोनों के क्या नज़रिया है उन्होंने आज बताया। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।